नमस्कार, सिगर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप। जैसा कि हमने कहा था कि आपके लिए बेहतरीन सेशन लेके आने वाले हैं रीड के, साइकोलॉजी के लिए, ऐसा हम कर भी रहे हैं। सो आप अगर मेरे चैनल पर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं कि अधिगम की विशेषताएँ के बारे में पिछली कक्षा में देखा था। इस क्लास में हम देखेंगे कि अधिगम और परिपक्वता में अंतर क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए जरा हम देखते हैं अधिगम और परिपक्वता में अंतर। अधिगम क्या होता है? अधिगम क्या होता है? ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो आपका अधिगम है ये कब तक चलता रहता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए अधिगम को पूर्णतः अस्थायी ना कर अपेक्षाकृत अस्थायी कहते हैं। आदमी जो व्यक्ति होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। इसलिए अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि परिपक्वता एक निश्चित समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। परिपक्वता क्या होती है? एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ, जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, साइकोलॉजी का पहली यूनिट पढ़ते हैं, पहला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें क्या देखते हैं हम? उसमें हम देखते हैं कि वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे हम जन्म से लेकर हमारी वृद्धि और विकास दोनों चलता रहता है साथ साथ, लेकिन जब हम 18 साल की उम्र में पहुंचते हैं, एक निश्चित एज में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर हमारी परिपक्वता पूर्ण हो जाती है, वहाँ पर हमारी वृद्धि रुक जाती है। यही होती है परिपक्वता। परिपक्वता क्या होती है? एक निश्चित समय के बाद क्या होती है? एक निश्चित समय के बाद क्या होती है? ये रुक जाती है। सीखने का संबंध अंगों के कार्यों से है, जबकि परिपक्वता का संबंध किससे है? शरीर के अंगों के विकास से है। शरीर के अंगों के विकास से है, लेकिन सीखने का संबंध जो है हमारे अंगों के कार्यों से है। जैसे हम क्या होते हैं, हम 5-6 साल के होते हैं, 6-7 साल के होते हैं, तो हम क्या होते हैं, जिससे हम 1 किलो वजन उठा पा रहे हैं, 2 किलो वजन उठा पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये 1 किलो वजन उठा पा रहे हैं, 2 किलो वजन उठा पा रहे हैं। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं तो हम 10 किलो वजन उठा लेते हैं। इसी से संबंध समझ सकते हैं कि सीखने का जो संबंध होता है अंगों के कार्यों से होता है। सीखने का जो संबंध है अंगों के कार्य से होता है। कौन सा कार्य कर रहे हैं? पहले 5 किलो वजन उठा रहे थे, अब 10 किलो वजन उठा रहे हैं, ये हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो परिपक्वता का संबंध है, वो परिपक्वता का संबंध क्या होता है? मैच्योरिटी का संबंध क्या है? शरीर के अंगों के विकास से है। पहले 5 साल की उम्र में जब हम छोटे थे इसलिए हम 1 किलो वजन उठा पा रहे थे, लेकिन आज 15 साल की उम्र में हम बड़े हो गए हैं इसलिए हम 15-20 किलो वजन उठा पा रहे हैं। तो यही होता है परिपक्वता और अधिगम में संबंध होता है। इसमें जो अंतर होता है, सीखने के लिए अभ्यास की निरंतर आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम कोई कार्य करना सीखते हैं तो उसके लिए हमें अभ्यास, एक्सरसाइज की, प्रॉपर एक्सरसाइज की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, तो हम डेली उसको कंटिन्यू करेंगे, डेली अभ्यास करेंगे सीखने के लिए। रोज हम गाड़ी पे बैठेंगे, गियर शिफ्ट करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, फिर गियर शिफ्ट करेंगे, फिर क्लच को लेंगे, फिर उसके बाद ड्राइव करेंगे। ये क्रिया हमें नित्य प्रतिदिन करना पड़ता है, तो कुछ दिन तक इसे हमें लगातार करना पड़ता है। और बार बार जब भी हम गाड़ी चलाएंगे तो हमेशा भी मुझे ये करना पड़ेगा। इसलिए जो होता है सीखने की क्रिया, सीखने के लिए अभ्यास की निरंतर आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्वता के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि आदमी स्वयं से बढ़ता है। जो व्यक्ति की परिपक्वता होती है, जो वृद्धि होती है, वो स्वयं से बढ़ता जाता है, उसके लिए किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जब व्यक्ति बालक छोटा होता है तो बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, उसमें किसी ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चा तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा, तू ऐसा कर, तू बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, वो अपने आप विकसित होता जाता है, अपने आप बड़ा होता जाता है। क्लियर? फिर बात करते हैं, सीखना परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता है। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीखना परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन सीखने की क्रिया परिपक्वता को परिपक्वता सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है। इस पॉइंट को समझ कर रखिएगा कि जो सीखना होता है, जो सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। सीखना क्या है? परिपक्वता पर निर्भर करता है, लेकिन परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करता है। ठीक? और सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता क्या है? एक जातीय प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई बालक उसका IQ बहुत डेवलप है, वो पढ़ाते समय इस चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। कोई बालक कमज़ोर है, वो घर पे आकर रिवीजन करता है तो घर में करवाता है। कोई बालक इतना कमज़ोर है कि पढ़ाने के बाद भी, कोचिंग करने के बाद भी, ट्रेनिंग देने के बावजूद भी नहीं सीख पाता है। इसलिए जो सीखना होता है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसलिए
सीखना जो क्या है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता क्या है, एक जातीय प्रक्रिया है, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों में समान रूप से होती है। सब प्रत्येक बालक बढ़ते रहते हैं, सब ग्रो करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। बिल्कुल हाँ, जो सीखना होता है, जो अधिगम होती है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि सीखने में क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाएंगी। कि कोई बालक है जो क्लास में पढ़ाते समय सीख जाता है, और कोई बालक जो है वो घर पे रिवीजन करने के बाद सीखता है, और कोई ऐसा बालक है जो सीखता ही नहीं है। इसलिए सीखने में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन विकास क्या है, विकास लगभग सभी में समान होता है। परिपक्वता जो है सभी व्यक्तियों में क्या होता है, समान होता है। तो यही था इसमें अधिगम और परिपक्वता में अंतर। इज इट क्लियर टू यू? फिर हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिसके कारण हमारा अधिगम प्रभावित होता है। तो जस्ट ए मिनट गाइस। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक जो पहली से समझते हैं तो विषय वस्तु का सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम देखते हैं बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा चीज हम देखते हैं इसमें क्या होता है, परिपक्वता। फोर्थ थिंग इज दैट सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा। पांचवें अभिप्रेरणा, इसे मोटिवेशन कहते हैं। छठवां वातावरण। ये कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो अधिगम को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, पूरी तरह प्रभावित करती हैं। पहला नंबर हम देखते हैं विषय सामग्री का स्वरूप। ये किस तरह से अधिगम को प्रभावित करते हैं, विषय सामग्री का स्वरूप किस तरह से अधिगम को प्रभावित करता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कंटेंट दिया जा रहा है, बालक की उम्र क्या है, 8 से 10 साल के बीच में। बालक स्टडी किसमें कर रहा है, 4 से 5 4 to 5 स्टैंडर्ड में वो बालक है। कक्षा 4, 5 और 6 का विद्यार्थी, 4 या 5 का विद्यार्थी है। उसको सामग्री इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो चीज़ों को आसानी से समझ सके, जिससे वो रोड लर्निंग पर फोकस ना करे। जैसे कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में मतलब पोएम सीख रहा है, उन पोएम को 3 से 4 खंडों में डिवाइड कर दीजिए। अब 3-4 खंडों में डिवाइड कर देंगे तो एक खंड में 3-4 लाइनें रहेंगी। उन 3-4 लाइनों को बच्चे को दे दिया जाए, वो उसको आसानी से सीख जाएगा। लेकिन जब पूरी विषय सामग्री को एक साथ उसको दे दिया जाएगा तो उसको सीख नहीं पाएगा, उसको बोरिंग महसूस होगा और वह सीखने की क्रिया उसकी धीमी पड़ जाएगी। इसलिए विषय सामग्री का स्वरूप जो होता है किसी बालक को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कि किस तरह से उसको विषय सामग्री दी जा रही है और वो किस प्रकार से वो सीख रहा है। दूसरी बात करते हैं बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। किसी बालक को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है क्या, बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य।
क्यों? क्योंकि ये इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि अगर बालक फिट ही नहीं रहेगा, फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रहेगा, वो सीखेगा क्या? अगर कोई बालक है वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो चीज़ों को कैसे सीखेगा? इसलिए एक क्रिया दूसरी क्रिया को प्रभावित करती है। बालक का एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है। अगर बालक मानसिक रूप से ग्रस्त है तो शारीरिक रूप से भी ग्रस्त होगा, अगर बालक शारीरिक रूप से ग्रस्त है तो मानसिक रूप से ग्रस्त होगा। क्योंकि मान लो कोई बालक को फीवर हुआ है, किसी बालक को बुखार हुआ है, तो क्या होगा? उसको काम करने का मन नहीं करेगा, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसको खाना खाने का मन नहीं करेगा, उसको बाहर घूमने का मन नहीं करेगा, उसको टीवी देखने का मन नहीं करेगा, उसको खेलने का मन नहीं करेगा। एक क्रिया दूसरी क्रिया को प्रभावित कर रही है क्योंकि उसका मूड नहीं बन रहा है, फिजिकली फिट नहीं, क्योंकि उसे बुखार हुआ है, तो उसका मन भी ठीक नहीं है, उसका मानसिक स्थिति भी खराब है, और संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, उस भाषाई विकास को प्रभावित करता है, वो हर एक दशाओं को प्रभावित करता है, एक दशाएं दूसरे दशाओं को प्रभावित करता है। इसलिए बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जब बालक फिजिकली और मेंटली फिट ही नहीं रहेगा तो उसका पढ़ने का मन करेगा ही नहीं, उसका सीखने का मन करेगा ही नहीं। फिर बात करते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी। जी हाँ, हमने कहा था परिपक्वता के कारण आए हुए परिवर्तन कभी विकास नहीं कहलाते हैं, परिपक्वता के कारण आए हुए परिवर्तन कभी अधिगम नहीं कहलाते हैं, लेकिन परिपक्वता हमेशा प्रभावित करती है किसको? अधिगम को। क्योंकि एक ऐसा बालक है जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उसकी उम्र महज 5 से 10 साल के बीच, 9 से 10 साल के बीच में, लेकिन अगर उसे न्यूटन के नियम को पढ़ाया जाए, लेकिन उसको अगर क्या थॉर्नडाइक के नियम को पढ़ाया जाए, क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए परिपक्व ही नहीं हुआ है। क्योंकि 4 से 5 कक्षा में पढ़ने वाला बालक वो न्यूटन के नियम को कैसे सीख पाएगा? क्यों? क्योंकि उसके लिए वह परिपक्व नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए वह मैच्योर्ड नहीं हुआ है। इसलिए परिपक्वता किसको प्रभावित करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। फिर सीखने की इच्छा भी अधिगम को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि किसी कहावत है कि घोड़े को तो तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसलिए जब तक किसी को इच्छा नहीं होगी सीखने की, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। हम किसी को जबरदस्ती सिखा नहीं सकते हैं। ये नियम थॉर्नडाइक के नियम को में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसका डिस्कस किया है, बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे उसे। फिर उसके बाद करते हैं अभिप्रेरणा। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जितने भी कारक हमने अभी तक देखे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन इज द हाईएस्ट हाईवे फॉर लर्निंग। जो स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम के लिए एक राज्य मार्ग है, महामार्ग है। क्योंकि जिस तरह से हम सकरी गलियों से निकलकर जिस तरह से जैसे हमें हाईवे मिलता है तो हमारी गाड़ी की स्पीड दोगुनी हो जाती है, बहुत स्पीड के साथ चलते हैं। इसी तरह से जब हम अधिगम करते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं, अगर मुझे बाहर से मोटिवेशन मिल जाता है, मुझे बाहर से प्रेरणा मिल जाती है, तो हमारे सीखने की क्रिया दोगुनी हो जाती है, सीखने का दर दुगनी हो जाती है। इसके अंदर ने भी इस बात को कहा है। इसलिए जो सीखने की क्रिया है, जो प्रेरणा है, उस बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है किसको? अधिगम को प्रभावित करती है। फिर हम देखते हैं क्या? वातावरण ये भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी तरह से हमारा अधिगम होता है। अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारे समाज, हमारे रहन सहन हमें प्रभावित करती है, और वहाँ की चीज़ें हम सीखते हैं, वहाँ की संस्कृति को हम सीखते हैं। और अगर हम बाहर रहते हैं, देश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की समाज, वहाँ की कल्चर, वहाँ के रंग रिवाज, सब कुछ हम सीखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक किस तरह से एक दूसरे को किस तरह से ये प्रभावित करते हैं किसको? अधिगम को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।